नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो गया है। इसके साथ ही यह अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया 77.42 तक पहुंच गया, जो अभी तक का सबसे निचला स्तर था, जिसके बाद भी रुपया गिरता हुआ नजर आया। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ वासुदेव पटेल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा की ओर से उर्वी स्कंधारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से अश्विन शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अर्थशास्त्री पल्लवी आचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे उर्वी जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी, क्या कारण है कि रुपया तेजी से गिरता जा रहा है? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपका आवाज म्यूट है वहां से। जी उर्वी जी, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको अभी भी। नहीं, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं जी। आपकी और यहाँ पर अश्विन जी आगे बढ़ना चाहूंगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से भी एक ट्वीट किया गया कि रुपए की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पहुंच गया है। देशवासियों को और कितने बुरे दिन दिखाएगी मोदी सरकार। और उन्होंने एक कंपैरिजन भी की है कि 2012 में डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या था वजूद और उसके बाद 2022 में आज क्या है सिचुएशन। मैडम, मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाऊंगा, लोगों को पता चले कि सिचुएशन क्या हुआ। 2013 में यूपीए 2 की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की। तब क्रूड का भाव भी ऑल टाइम हाई चल रहा था और डॉलर थोड़ा बढ़ रहा था हमारा, रुपया मतलब रुपये जो है वीक हो रहा था हमारा। तो उस टाइम पे 2013 में 13 सितंबर को एनडीए ने मुख्यमंत्री जो हमारे थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, जो आज तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री हाल के, उनको उन्होंने घोषित कर दिया प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। तो उन्होंने 400 रैलियां की। इलेक्शन 2014 में 16 मई को खत्म हुआ, अरे 14 मई को खत्म हुआ, 16 मई को रिजल्ट आई। 30 साल के बाद इनकी बहुमती आई और उनकी खुद की सरकार बनी। तो जब वो लोग प्रचार कर रहे थे पेट्रोल डीजल के बारे में, इतनी अत्यधिक कर रहे थे कि जैसे ये लोग चोर लुटेरे हैं। और दूसरा डॉलर 59 पॉइंट समथिंग था, मेरे पास अभी ताजा डाटा है उस टाइम में जब इन लोगों ने प्रचार चालू किया। तब जब 27 मई को इनकी सरकार बनी 2014 को, तब डॉलर का रुपये के सामने रेट था 60.95। उसके बाद 2015 में 15 अप्रैल को रेट हो गया 62। उसके बाद एक ही महीने में मई में आज मैं पूरा आंकड़ा आपके सामने रखूं, 64 हो गया। लगातार 10 साल के अंदर 10 साल भी अभी नहीं हुए इनके, 8 साल के अंदर 62 वाला 77.33। अभी ये ऑल टाइम हाई डॉलर चल रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत की आजादी के बाद सबसे पहला था डॉलर का रेट 4 रुपया। तो धीरे धीरे बढ़ना, वो उस टाइम पे इसलिए बढ़ना चालू हुआ कि जब हम आजाद हुए तो हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग क्रेडिट नहीं था, क्रेडिट चाहिए। और दूसरा मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा बचा हुआ जो ओएनजीसी ऑयल इधर बनाती थी उसको भी प्राइवेट के लिए उन्होंने खत्म कर दिया, सारे नवरत्नों को। तो अभी हम सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट बिल हमारा 1 रुपया अगर डॉलर के सामने, डॉलर बढ़ जाता है रुपये के सामने 1 रुपया, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट 10 बिलियन डॉलर बढ़ जाता है। तो देश में अभी कर्जा भी इतना बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, अपनी रुपये वीकन हो रही है। ज्यादातर पेमेंट हम इंपोर्ट जो करते हैं वो डॉलर में ही करते हैं मैडम। बीच में आई थी यूरो, लेकिन यूरो का ज्यादा चला नहीं। तो डॉलर जो है वर्ल्ड क्लास जो है, मतलब कहना चाहिए कि करेंसी है। अब इंडिया ज्यादा इस पे निर्भर रहता है। दूसरा, सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं भी अपनी करेंसी मजबूत करनी है तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। 3 तारीख को ये गवर्नमेंट ने जो डिबेकल किया बिना कुछ समझे हुए, 40 बेसिस पॉइंट उन्होंने रेट बढ़ा दिया। उसका कोई मतलब नहीं है महंगाई के सामने, महंगाई सिर्फ इनके फतवों से बढ़ रही है।
तो उसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने केवल 5 दिन में 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया और कैपिटल आउटफ्लो हुआ। इसके आज जो ज्यादातर रुपी मतलब विकन हुए उसकी वजह वही है, कंटिन्यूस एफआई सेलर है। तो इनको जो फायदा चाहिए था उसके बजाय स्टॉक मार्केट में 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल खत्म हो गया। सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का ही खत्म हो रहा है, पीएसयू बैंक, पीएसयू वगैरह। तो सरकार जो है अभी जरूरत है इकोनॉमी पे ध्यान देने की। दूसरा, जब यूपीए की सरकार थी तो कुछ भी प्रॉब्लम आता था चिदम्बरम साहब आ जाते थे, क्योंकि एक जानकार आदमी थे, मनमोहन सिंह जी थे, पूरे वर्ल्ड में फेमस और वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट। इनके पास कुछ है नहीं ऐसा। तो कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कुछ भी होता है, कभी भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी आके अपना स्टेटमेंट देती है, कंसोलेशन देती है, लोगों को समझाती है क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो ये जो एक गुजराती में बीच में शब्द लाया गया है सरकार के लिए अठे गठे, तो ये सरकार ऐसे ही चल रही है। वो अलग अलग दूसरे मुद्दों पे ध्यान दे रही है, लेकिन आगे भी ये मैडम इकोनॉमिस्ट आपको और बताएंगे कि जो फोकस देना चाहिए। अभी हमारे पास 3-4 सेक्टर ऐसे हैं कि अगर इनको हम इम्प्रूव करें तो मैं बोलता हूँ एक ही महीने में डॉलर के सामने रुपया 2 रुपया मजबूत हो सकता है। जैसे टेक्सटाइल है, डायमंड है, फिर अभी ज्यादातर ये लेदर की आइटम है। लेकिन गवर्नमेंट ये सब चीजों में फोकस नहीं कर रही है, गवर्नमेंट दूसरे सब चीजों में फोकस कर रही है। और गवर्नमेंट को एक एडिक्शन हो गया है कि ज्यादातर उनका यही रहता है कि आने वाला इलेक्शन चुनाव कब जीता। लोग उनको ला रहे हैं और चुनाव जीते उनको इतना अहंकार आ रहा है कि जो बेसिक है एक चीज होती है इकोनॉमी, रोटी कपड़ा और मकान। और इकोनॉमी किसको बोलते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ। जो तबके का आदमी, मैं मेरे गांव में अभी जाके आया, आज की डेट में भी मेरे गांव में लोग खुले पांव घूम रहे हैं, लोग खाने के लिए लाइन में खड़े कर रहे हैं। तो ये कहाँ पैसा जा रहा है? पेट्रोल डीजल पे 50 रुपया 40 रुपए के पेट्रोल पे 36 रुपए की ड्यूटी जा रही है। पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, जीएसटी का कलेक्शन ऑल टाइम हाई, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है लोग धीरे धीरे अब पहचानने लगे हैं और पब्लिक अपने आप बाहर आएगी और जवाब मांगेगी। लेकिन जो आज रुपये की हालत है उसके लिए मैं ज्यादातर ये गवर्नमेंट को जिम्मेदार कहूंगा। और अभी भी गवर्नमेंट के पास वक्त है कि कोई ठोस कदम ले और उसमें फोकस करे। अभी फोकस केवल रोटी कपड़ा और मकान और कॉमन मैन के लिए करना। महंगाई इतनी बढ़ रही है और अभी तो ये डॉलर जो मजबूत है उसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट इतना महंगा हो जाएगा कि मेरे ख्याल से हो सकता है पेट्रोल डीजल 150 रुपया हो जाए। तो गवर्नमेंट को अपील है कि दूसरी चीजों को छोड़िए, इन पे फोकस कीजिए। बाकी का तो जो है आपको ज्यादा ब्रीफिंग में हमारी मैडम आपको समझाएंगे। जी बिल्कुल। आपकी और पल्लवी जी यहाँ पर आगे बढ़ना चाहूंगी। अगर आज की बात करें तो आज फिर से रुपया गिरता हुआ नजर आया। जल्पा जी, आपको नहीं लगता कि हम लोग श्रीलंका के अभी बहुत ही, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसके बहुत ही नजदीक जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी डॉलर में जो प्रॉब्लम क्या होगी कि चलो एक्सपोर्ट वाले को लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ये, लेकिन एक्सपोर्ट हम लोग कितना करते हैं? ज्यादातर चीज हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल, तो एक कंपनी जो बहुत ही अच्छी लाइट बनाती थी उसके जो सेल है वो यहाँ पर इंडिया में बनते ही नहीं है, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अभी तक जो ये कंपनी मंगा रही थी, तो अगर उसने 1000 सेल भी मंगाया तो 60-70 के आसपास उसको सेल पड़ता था। अभी वही सेल ये ड्यू टू दिस डॉलर उसकी जो सेल की कीमत होगी वो 100+ हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम इसमें क्या होगी कि यहाँ पर जो चीज हम लोग बनाते हो वो कंपेयर टू चाइना हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाती है। और जब भी कोई चीज बेचने जाओ तो वो हमेशा ऑनलाइन, अभी तो सब कुछ मिलता ही है, तो वो तुरंत चाइना की कंपेयर में बोलते हैं कि मैडम ये तो इसके तो भाव ये चल रहे हैं, आप तो ये भाव बोल रहे हैं। उसको हम कैसे समझाएं कि अभी डॉलर में ये हुआ, जीएसटी का ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा मार पड़ेगी इसकी। और पर्टिकुलर अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो अश्विन भाई ने बहुत रियल बोला कि एफआईआई की इतनी अभी वो सेल आउट हो रहा है, एफआईआई ड्यू टू दिस एफआईआई, कि ये डॉलर उसको कुछ भी करके कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वरना अगर पेट्रोल बढ़ गया तो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक नेसेसिटी है, सबके भाव बढ़ जाएंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इसकी इफेक्ट अगर गवर्नमेंट को कुछ ना करना हो, सिर्फ एक चीज वो करे कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दे, पूरी इकोनॉमी ऊपर से नीचे आ जाएगी। क्योंकि छोटी से छोटी चीज भी ट्रांसपोर्टेशन में आती है तो उसमें पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए। इसकी वजह से हमारी जो आमदनी है, हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी महंगी होती जा रही है। कुछ भी करके इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अश्विन मैंने बहुत सही बोला कि अभी गवर्नमेंट इधर उधर का सब कुछ काम कर रही है। यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। अभी बेसिक हमारा क्या है, हम लोग खा पाते हैं या नहीं,
पानी पी सकते हैं या नहीं, हमारे पास बिजली है या नहीं, वो चीज पर ध्यान वो क्यों नहीं दे रही। तो दिस इज द, ये बहुत ही अभी उसको एक माइंड गेम, उसको यानी कुछ सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी है वो आम आदमी के लिए होती है। अगर आम आदमी अभी जिस तरह से अंदर अंदर चल रहा है सब कुछ, क्योंकि इसे ईच एंड एवरी पर्सन उसको दिमाग में तो है ही है, वो देख रही है कभी सिचुएशन क्या हो गई। रियल में मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं बोल रही, लेकिन जो मनमोहन सिंह, आई थिंक नहीं, मुझे श्योर शॉट है कि ही इज पीएचडी इन फाइनेंस। तो उसकी जो सोच है, उसकी जो एक तरीका है कोई भी चीज, और एट दैट टाइम आई रिमेम्बर दैट फिगर $53 डॉलर हुआ था, तो कितना हंगामा कर दिया था कि अभी $53 हो गए, एक्सपोर्ट महंगा, एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट बहुत महंगा हो गया, अभी ये महंगाई और बढ़ेगी, ये हुआ। तो अभी क्या सिचुएशन है, पिछले 5 साल में देश की इकोनॉमी पूरी ऊपर से नीचे आ गई है। और ये जो सहन करते हैं वो मध्यम वर्ग के लोग, जिसके पास पैसा है, जिसके बड़ी बड़ी कंपनी तो एक्सपोर्ट वैसे ही करती हो, उसको तो फायदा ही फायदा है। जो छोटी कंपनी है जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके लिए अभी प्रॉब्लम चालू होगी। जैसे मैंने आपका सेल का एग्जांपल दिया कि एक सेल जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर तो 60-70 का आता था, वो अभी 100+ हो जाएगा। उसकी वजह से हमारी जो कॉस्टिंग है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो और बढ़ जाएगी। अभी इसके साथ में कहाँ मैं चाइना की कंपेयर करूंगी, और हमारे से आधे दाम में वही चीज चाइना वाले बेच रहे हैं यहाँ इंडिया में। चाहे गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बेच रहे हैं और चल पिल रहा है। सो ये सब चीज अगर देखे तो अभी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि उसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल जी। उर्विश जी, आपकी ओर आना चाहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो इसकी जो वजह है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस पे बात कर रहे हैं सब। तो वजह हम सब जानते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं सारी दुनिया में युद्ध की परिस्थिति के कारण। कितना है वैसे दूसरा अभी क्रूड ऑयल का सारी, प्राइस? उर्विश जी, अभी कितना है और पहले कितना हुआ करता था? पहले एक टाइम तो ऐसा था कि ऑलमोस्ट अंडर $10 हो गया था, वो अभी 100 को पार कर गया, क्योंकि वॉर सिचुएशन में अभी हम है, उसका इम्पैक्ट है। जैसे आप 2014 से पहले की भी बात कीजिए, तब भी तो 100 के पार हुआ करता था। जी, मैं आता हूँ सभी पहलुओं पे मैं आता हूँ। मैं भी एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो दूसरी बात की सारी कमोडिटीज जो है, सारी कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ चुके हैं विश्व भर में। तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट पे हो रही है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट से कन्वर्ट होके एंड प्राइस पे इसकी इम्पैक्ट हो रही है। हम ये विश्व में ही रहते हैं, हम कोई अलग ग्रह पे नहीं रहते हैं। तो वैश्विक कारणों के वजह से प्राइसेस जो बढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट इंडिया में होता है। दूसरी बात कि अभी हम आलेखन कर रहे थे कि क्या हुआ था, अभी क्या है करके, तो मेरे पास ये जो फिगर्स है वो बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स है कि विश्व के करेंसी बास्केट में मेनली 3 करेंसीज है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, US डॉलर एंड यूरो। तो उसके सामने रुपये की क्या स्थिति रही है वो हमें जानना चाहिए। तो 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, तब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड था 80 रुपया। उसके बाद में 2013 में वो पहुंचा दिया 102, और आज 2022 में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है 95 रुपया। तो 102 से 8 साल में हम हटा के उसको 95 तक ले आए हैं। जब भी वो 2004 से की आप बात कर रहे हैं, उसके मुकाबले सब चीज क्या हम ट्रेड करते हैं या फिर डॉलर की कीमत को मायने में लिया जाता है? दूसरी बात क्या बता रहे हो? दूसरी बात यूरो 2004 में 56 रुपया था, 56 रुपया 1 यूरो। 2013 में 85 रुपया था, 85 1 यूरो। और 2022 में आज के दिन में यूरो है 81 रुपया, 81 रुपी। तो यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, दोनों को हम स्टेबिलाइज करके, स्ट्रेंथन करके, उसके सामने रुपी को स्ट्रेंथन करके हमने हमारी जो आर्थिक जो नीति है उसको बरकरार रखी है। वो स्थिरता की नीति है। आप क्या बता रहे हो? या फिर डॉलर के मुकाबले उन्होंने ज्यादा
वो करके उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने का प्रयास किया। एक पहलू ये भी तो होता है इकोनॉमी का। जो इकोनॉमी को देखते हैं करेंसी बास्केट के हिसाब से, करेंसी बास्केट में 3 मुख्य जो है वो यूएसडी, जीबीपी और यूरो। उसमें से 2 में हमारी जो पोजीशन है वो 2014 से लेके 2022 तक हमने रुपये को स्ट्रेंथन किया है, वो फैक्ट हमारे सामने मौजूद है। और यूएसडी जो है वो हमारा रुपये उसके सामने वीकन क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल का कमोडिटी प्राइस बढ़ रहा है और सारे क्रूड ऑयल का बिलिंग जो होता है वो यूएस डॉलर में होता है और उसका पेमेंट भी यूएस डॉलर्स में करना पड़ता है। ये परंपरा आ रही है, किसी सरकार की ये बात नहीं है, लेकिन ये वैश्विक अर्थशास्त्र इसी तरह से मूव हो रहा है। जाती है क्योंकि हम पहले भी तो विरोध करते थे, जैसे अभी आप वैश्विक कारण बता रहे हो, तो पहले भी तो हमारी चीन के साथ लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, तब भी हमने गिरावट देखी थी। 2008 की वो वैश्विक मंदी की बात करें तब भी गिरावट हुई थी। 2012 में तो यही हुआ था, तभी तो इंटरनेशनल कारण थे। और आप लोग बताते थे कि मनमोहन सिंह को मैनेज करना नहीं आता, बहुत हुई महंगाई की मार। पाकिस्तान की स्थिति देखिए कंपेयर टू इंडिया, आज आप श्रीलंका की स्थिति देखिए कंपेयर टू इंडिया। तो जी, पर हमने श्रीलंका के प्रधानमंत्री को मत देने हम नहीं गए थे ना, पाकिस्तान के उसको भी मत देने के लिए हम नहीं गए थे। हम क्यों इमरान खान को देखे जिनकी सरकार गिर गई? हम तो मोदी जी को देखेंगे। हमारी बात यह है कि कंपैरेटिवली हमारा रुपया स्थिर है। ये जो यूएस डॉलर क्या बता रहे हो उर्विश जी? ऐसा होता तो हम रेपो रेट क्यों बढ़ाते? आरबीआई को क्या मतलब ऐसे ही दिमाग में आ गया कि चलो कुछ नया करते हैं, रेपो रेट बढ़ा देते हैं। हम सीआरआर भी बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ाना क्यों बढ़ाना जरूरी था वो अर्थशास्त्री समझ सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ इन्फ्लेशन के उसके लिए, लेकिन आप उससे बताइए, उससे सोचिए ना कि जब ये कदम उठाना पड़े, यानी महंगाई का दर कहाँ तक चला जाएगा? क्या आरबीआई को इसमें आना पड़े बीच में कंट्रोल करने के लिए? लिक्विडिटी जो लिबरल इकोनॉमी है उन्होंने भी रेट बढ़ा दिया है। सारी अर्थव्यवस्थाओं रेट बढ़ाने की बात कर रही है क्योंकि महंगाई को कम करने के लिए हमारे पास एक साधन। पर आप रसिया यूक्रेन की युद्ध आ रहे हो, इससे पहले भी तो बढ़ती ही जा रही थी, कब कम हुआ? करके प्राइस को कंट्रोल करते हैं। अभी हमारा जो इन्फ्लेशन 2018 में भी 70 रुपीज के अराउंड था, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो तब क्यों ऐसा हुआ? तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे अर्थशास्त्री, सारे वैश्विक राजकारणी, ये फेड रेट वगैरह सब जो भी रेट है वो सीआरआर है, वो लिक्विडिटी का रेट है, सब थोड़ा बड़ा वो इकोनॉमी होता है और उससे भावों में स्थिरता आती है। वो उसकी वजह है क्योंकि भावों की स्थिरता हमारी प्राथमिकता है। जैसे बताया पल्लवी की, हमारे काम जो चीज है होनी चाहिए वो अभी वो अनअफोर्डेबल हो गई थी, उसको अफोर्डेबिलिटी की रेंज में लाने के लिए सारे विश्व की सिस्टम, इकोनॉमी की सिस्टम के हिसाब से उसके तौर पे हमने फेड रेट बढ़ाया है। हमारा 40 बेसिस पॉइंट जो उसके 2 है वो इन्वेस्टर के लिए अलार्मिंग है। ड्रॉ भी कर सकते हैं, एफआईआई है वो कर सकती है, लेकिन उसके सामने एनआरआई है वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती भी है। तो हर एक में पहलू होते हैं। हमारे देश की जो प्राथमिकता है उसके हिसाब से। लेकिन आप जो बता रहे हो विदेशी मुद्रा, लेकिन वो क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? सबसे पहला प्रश्न आता है, हमारे लिए करेगा या उनके लाभ के लिए करेगा? जलपा जी, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जी, अब सुनाई दे रहा है आपको? जी उर्विश जी, आवाज सुनाई दे रही है? आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ठीक से आ रही नहीं है, कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, ऐसे भी मोदी जी ने कुछ कहा था, एक काम करते हैं, मोदी जी की आवाज तो ठीक से आ जाएगी, मोदी जी को सुनते हैं। आइए देखते हैं। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है
इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी। जी उर्विश जी, सुनाई दिया? हमने 3 से 4 बार इसीलिए चलाया कि मोदी जी की आवाज आपको ठीक से सुनाई देनी चाहिए। जी उर्विश जी, जल्पा जी, जवाब मांग रहा है। यूएस डॉलर मोदी जी की रुपये की स्थिरता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमेशा वो सही बात है भारत के लिए, अपनी अर्थनीति के लिए। अभी यूएसडी की बात हम तो 2004 में यूएसडी था 43। जब भी अटल जी की सरकार जब बढ़ी इन्होंने यूपीए ने, तो 2004 में यूएसडी था 43। तो 2013 में उन्होंने पहुंचा 63। 45 to 47% डिवैल्यूएशन मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में हुआ था। मोदी सरकार में 8 साल में से 77 हुआ है, वो 35% है, और वो भी वैश्विक बावजूद। जी, पर तब भी तो वैश्विक रीजन ही हुआ करते होंगे जब भी बढ़ते होंगे। जो फेक था डिवैल्यूएशन करके प्रयास की। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और स्थिति उसमें हमारा रुपया मुद्दों के उभरा है 8 साल में। वो आप देखिए 102 से 95 और 85 से 81। जी, क्या बता रहे हो? लेकिन आप यूएस डॉलर की कंपैरिजन को नहीं भूल सकते। ऐसे ही 77.40 प्लस नहीं चला गया, और वो ऑल टाइम हाई है। 2008 की भी याद करें, आर्थिक मंदी, वो तो शायद इससे भी बुरी थी। ठीक है, आपकी और वासुदेव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यही है कि हमारा रुपया क्यों पतला होता जा रहा है, क्योंकि देश आज भी यही सवाल पूछ रहा है। नहीं, ऐसा है कि वर्तमान में जो गिरावट है कि डॉलर की डिमांड बढ़ी है और हमारे पास है नहीं, इसीलिए ये जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है। तो ये तो वर्तमान में जो हाल में जो हुआ है ये बात है। लेकिन आम आदमी के पल्ले ये रेट, जो एक्सचेंज रेट होती है वो पल्ले पड़ता नहीं है। उसको अच्छी तरह से समझने के लिए, यदि देश में विदेश से पैसे कमा कर लाते हैं तो अपना रुपया है ये आगे बढ़ता है। यदि देश से पैसा ड्रेन होकर बाहर जाता है तो हमारा रुपया है वो गिरता है। तो ये जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत के आधार पर यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे देश में से पैसे जो बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए सबसे पहली जो बात है वो हमारा जो ट्रेड है, हमारा विश्व व्यापार है, ये 75 साल में सिर्फ एक बार पॉजिटिव रहा है। बाकी हमारे पैसे ड्रेन होकर विदेश जा ही रहे हैं। मान लीजिए अभी बता रहे हैं कि हमारी जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है, लेकिन इंपोर्ट कितना बढ़ा है वो तो बताइए, माइनस में ही है ना। तो पहली जो बात है, सबसे पहली जो गिरने वाली जो बात है, वो उसमें पहला काम यह है कि विश्व व्यापार में हमारी जो स्थिति बनी हुई है वो जो कमजोर है, इसलिए हो रहा है। दूसरी बात है, विदेश में पैसे किन किन रूट से जा रहे हैं। तो विदेशी कंपनियां यहाँ आती है, क्यों आती है? पैसा कमाने के लिए, पैसे कमा कर ले जा रही है। तो देश में 6000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां काम कर रही है, पैसे मुनाफा लेकर वहां से जा रही है, तो ये पैसे कम हो रहे हैं। बाद में हम कहते हैं कि जो एफडीआई वाला मामला है, फॉरेनर्स यहाँ इन्वेस्ट करते हैं,
क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए कि हमारे धंधे रोजगार चले, इसलिए तो वो भी पैसे मार्केट को ऊपर नीचे करके पैसे कमाकर पैसे ले जा रहे हैं। माल्या, मोदी जैसे जो लोग हैं वो हजारों करोड़ लेकर भाग गए हैं, वो भी देश में से ड्रेन होकर पैसे बाहर गए हैं। कितने अरबों खरबोपति हैं, सालाना 5 से 10 हजार धनपति है, वो कायमी रूप से देश को छोड़कर विदेश जा रहे हैं, ये पैसे भी ड्रेन हो रहे हैं। हमारे जो विद्यार्थी विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो तो क्यों जा रहे हैं? वहां सेटल होने के लिए जा रहे हैं, अभ्यास करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो वो जो वहां सेटल हो जाएंगे तो पैसे जो हम इनकी जो फीस के रूप में चुकाते हैं, वो भी पैसे देश से ड्रेन होकर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे देश में से जो पैसे विदेश जा रहे हैं, इसलिए हमारा रुपया गिर रहा है। आने वाला एक ही रूट है, जो यहाँ से मजदूरी करने के लिए जो जाते हैं भारतीय और पैसे कमाकर यहाँ जो डॉलर के रूप में भेजते हैं, यही एक पॉजिटिव रूट है। बाकी के सभी रूट पर हमारे देश में से पैसे ड्रेन होकर बाहर जा रहे हैं, यही समस्या है गिरने वाली। और हमारे देश में जो विकास का जो मॉडल बताया जा रहा है ना, वो मॉडल बड़ा जो है ना इतना सुंदर स्वरूप में है कि देश में से पैसे विदेश चले जाए, बस और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट बनता है, हमारा टैक्सेशन सिस्टम देखिए आप, तो कोई भी प्रोडक्ट कोई बनाता है तो यहाँ से मटेरियल चाइना बेचता है, प्रोडक्ट बनकर आती है, वो प्रोडक्ट जो बाजार में बेचेगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनती है और वो बेचने के लिए जाता है तो वो कम दाम में पड़ता है चाइना वाला। तो यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम है, इनकी वजह से बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे, अभी बांग्लादेश का कितना कापड़ हमारे देश में बेचा जा रहा है। हमारे देश में कापड़ बनाने वाला, एक बार मैनचेस्टर कहने वाले सारे जो हमारे कापड़ के जो बिजनेस है, टैक्सेशन की वजह से वो अब बिक नहीं रहे हैं, बाहर का माल बिक रहा है। तो क्या हो रहा है? पैसे ड्रेन होकर बाहर जा रहे हैं। तो इस देश में जो शासक है, जो नीतियां बना रहे हैं, जिसमें इस देश का पैसा देश में रहे, मान लीजिए कॉटन, अभी जो कॉटन वाला जो मामला है, रुई का जो रेट है वो रेट बढ़ने लगा, तो जो व्यापारी लोग थे उन्होंने बताया कि अब तो महंगा हो रहा है, हमें इंपोर्ट करने की छूट देनी, सरकार ने छूट दे दी। अरे भाई, देश का पैसा देश में ही रहने वाला था ना, अब आप इंपोर्ट करेंगे तो पैसे बाहर चले जाएंगे। तो जितने भी सरकार जितना भी जो डिसीजन ले रही है, इसकी वजह से पैसे ड्रेन होकर बाहर जा रहे हैं, विदेश से पैसा आ नहीं रहा है, इसलिए गिरावट पर गिरावट। मान लीजिए साल, आप लीजिए डेप्ट का अब मामला ले लीजिए, देश पर डेप्ट कितना है? गुजरात 3.5 लाख करोड़ में आ गया और 1-2 साल में 4.5 लाख करोड़ में आने वाला है। 200 लाख करोड़ रुपया विदेशी डेप्ट। मान लीजिए ये जो डेप्ट बढ़ रही है तो इससे क्या होगा? इससे भी डेप्ट जो हम लेते हैं ना, तो इनके लिए हमें जो छूट चुकाना पड़ता है ना, पैसे देने पड़ते हैं ना, तो पैसे ड्रेन होकर बाहर जा रहे हैं। तो जितने भी विकास के नाम पर जितने भी स्टेप लिए जा रहे हैं, सारे के सारे डॉलर के हिसाब से रुपये की कीमत में गिरावट करने वाले स्टेप है। बाद में आप बताते हैं कि 2004 में वो था, 2012 में वो है। अरे भाई, बात 2004 की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की नहीं है। देश बर्बाद होकर गरीबी की कगार पर चला जा रहा है। देश का जीडीपी अब 225 लाख करोड़ से अगले साल वो 1,60,000 करोड़ होने वाला है, बता रहे जीडीपी गिर रही है। तो ये क्या देश में हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। पार्टियां अपने आप में डिस्कशन कर रही है कि हमने ऐसा किया था, वो कह रहा है कि ये मनमोहन सिंह ने वो किया था। भाई, जिसने जो भी किया हो, लेकिन देश का रुपया है, जो 1 रुपया आजाद जब हुए थे ना, तो 1 रुपया $1 था। ये रुपया गिरकर अब 77 तक पहुंच गया है। तो इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर जो सरकारें बना रहे हैं, उनकी चुल्ली पर पानी में डूब जाना चाहिए कि आप देश का शासन चला कैसे रहे हो, जिसकी वजह से देश है। इतनी संपदा होने के बावजूद भी हमारे यहाँ क्या नहीं है? सारी कुदरती संपत्तियां हैं, हमारे पास टैलेंट है, इनका उपयोग नहीं है। टैलेंट विदेश जा रही है, पैसे ड्रेन होकर बाहर जा रहे हैं, देश के धनपति लोग बाहर जा रहे हैं। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ जो उद्योगपति अपने हिसाब से अपने बल पर, चरित्र के बल पर जो काम करना चाहता है वो काम नहीं कर पा रहा है, विदेश भाग रहा है। तो ऐसा कैसा आपका शासन व्यवस्था है जिसकी वजह से लोगों को भागकर बाहर जाना पड़ता है? तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां देश में बनी है,
ये रिकॉर्ड गिरावट के लिए जिम्मेवार है, और ये जिम्मेवारी सभी पॉलिटिकल पार्टियों की है। लेकिन आज हो क्या रहा है, ये जो गिरावट में चिदम्बरम का भी हाथ था, ऐसा नहीं है, जेटली जी का भी हाथ था, लेकिन आज जो हमारी जो बहन जी है, इनकी स्थिति तो बहुत संकटमय स्थिति में है। जैसे हमारे गांव में है ना, कोई महिला सरपंच बनती है ना, तो जो इनका जो गांव का जो व्यवहार कौन करता है, प्रशासन का, इनका पतिदेव चलाता है। तो ये जो निर्मला जी है वो तो कुछ कर नहीं पा रही है, सारे डिसीजन पीएमओ से आ रहा है। तो जब कंट्रोल पीएमओ कर रहा है तो कुल मिलाकर जिम्मेवारी आज नाणा मंत्री जो अपने जो है फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी नहीं रही है। आज जो जिम्मेवारी पीएमओ को चल जा रहा है, जब पीएमओ ये जो रूल कर रहा है, जो आपने रिजर्व बैंक को क्या किया, रिजर्व बैंक में कमेटी बनाई है, ब्याज वाला जो मामला आपने बताया था ना कैसे वो बढ़ा, तो ये जो कमेटी है हर 2 महीने मीटिंग करती है। अप्रैल में हुआ है, जून में होने वाला है, फिर भी आपको बीच में मई में आपको ये रेट बढ़ाना पड़ा। तो कर क्या रहे, आपकी कमेटी क्या कर रही है? यानी मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक को अपने हिसाब से काम करने नहीं दिया जा रहा है, और जो सरकारी जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता जा रहा है। रिजर्व बैंक को उसके ऊपर प्रेशर डाल के रिजर्व बैंक से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर रिजर्व बैंक को काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार जिस हिसाब से चल रही है, तो ये पूरी जो गिरावट का कारण, आज पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन आज पीएमओ की वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेवार है। ऐसा मेरा मानना है कि हर डिसीजन पर पीएमओ कंट्रोल कर रहा है, देश के लिए हितकारी नहीं है। यदि ये अच्छा होता तो हितकारी हम मान लेते हैं, लेकिन देश की स्थिति बिगड़ी जा रही है, जीडीपी गिर रहा है, विदेश व्यापार बड़े घाटे में जा रहा है। और देखिए आप 90 जो हमारे यहाँ जो 90 जो थे स्टार्टअप इंडिया वाले, जो बड़े 90 लोग थे, उसमें से 34 लोग विदेश भाग गए हैं। तो देश में से कैसे कैसी चीजें ड्रेन हो रही है, इसकी ओर देखने के बजाय सिर्फ आप कांग्रेस ने वो किया, 4 में हुआ, 8 में, जवाब नहीं है। जवाब दीजिए, गिरावट क्यों आई, हम इस गिरावट को रोकेंगे, उसको हम रुपये की कीमत बढ़ाएंगे, ये बताना चाहिए। हिंदू मुसलमान से आर्थिक फाइनेंस वाला मामला चलने वाला नहीं है। आर्थिक मामलों में आर्थिक रूप से जिनके पास जो भी है राय को लेना चाहिए, और राय के हिसाब से देश को चलाना चाहिए। ये देश का सवाल है, ये कोई पार्टी का शासन का सवाल नहीं है। तो देश के सवाल के लिए जो चीजें सोचनी चाहिए उस तरीके से सोचो। ऐसा नहीं है कि भाजपा ऐसा करती है, कांग्रेस करता है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन देश के हित में सोचने वाला जो रवैया होना चाहिए, उस रवैये से काम करे सभी पार्टियां। यही इस देश के नागरिकों की अपेक्षा है। इस देश का लेमैन तो समझ नहीं पा रहा है कि रेट क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देश में पैसे देश में से जा रहे हैं, इसलिए गिरावट हो रही है। आएगा तो अपने आप रुपया है वो मजबूत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को इसके बारे में फिर से एक बार आर्थिक रूप से कोई बड़ी समिति बनाकर सोचकर एक नई पॉलिसी के आधार पर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आपके और अश्विन जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यही है कि क्या हुआ था या क्या है उसमें नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैडम यही है जो सर ने बहुत ही बढ़िया बोला कि एक आम आदमी को तो ये सब चीजें मालूम नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। और दूसरा हमारे भाई जो उरुज भाई बोला, अभी ये सरकार क्या करती है, गलती होती है तो यही बोलती है कि गलती की गलती है, हमारी नहीं है। सर की वीडियो आपने, सबसे पहले तो मैं के न्यूज को बहुत ही हार्डली कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने डेयरिंग किया, इनकी वीडियो दिखाई। अगर इनकी 2013-14 की 400 रैलियों में से 200 वीडियो इनके नेताओं की दिखाऊंगे तो महंगाई वाली, पेट्रोल डीजल, डॉलर वाली, अगर ये बार बार वीडियो आप दिखाओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसके बाद के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये वो पोजीशन अभी देश की है। ये सर ने बहुत ही बढ़िया बोला। और दूसरा ये सर बोल रहे हैं कि हमारे टाइम में ऐसा था, हमारे, अरे 2020 में इनका लक देखो, 2020 अप्रैल, आप मैडम देख की सकती है, अंदर जाइए CSO में डेटा देख लीजिए, मैं भी इकोनॉमिक। तो उस दिन 20 अप्रैल को 2020 को क्रूड का रेट माइनस में था, कंट्रैक्शन में चला गया था, ऑल टाइम लो था, फिर भी इन लोगों ने पेट्रोल डीजल का रेट डाउन नहीं किया, और जैसे ही बढ़ना चालू किया, चालू कर दिया। और अभी भी ये सर ने क्या बताया
कि रोटी महंगी हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो गुलाब जामुन सस्ते कर दिए। उन्होंने बताया ग्रेट ब्रिटेन डॉलर। अरे भाई, ब्रिटेन डॉलर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना हमारी डिनोमिनेटेड जो करेंसी है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी है जिसमें पेमेंट होता है लोगों का, वो डॉलर है। तो हम जिस चीज की बात हो रही वो ये नहीं कहते, जैसे सर ने बताया कमिटी, आज की डेट में भी अगर पीएमओ बोले कि हम मनमोहन सिंह की एडवाइस लेंगे, मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, वाजपेयी साहब थे ऐसा कुछ नहीं रखते थे, वो विपक्षी भी एडवाइस लेते थे। ये लोग विपक्ष को दुश्मन समझ रहे हैं, उनके साथ कभी भी सलाह मशवरा नहीं करते हैं। कोई भी कानून लाते हैं अपनी मेजोरिटी से नंबर के साथ ठोक देते हैं। और फार्मर्स लो का क्या हुआ देखिए, फार्मर लो लाए, उसके बाद उन्होंने लगा कि इलेक्शन हार जाएंगे, वापिस ले लिया, देश को 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और काफी फार्मर्स मर गए। तो मेरा यही कहना है, मैं पहले भी कहता आया हूँ जल्पा मैडम, कि कुछ नहीं है, इगोइस्टिक गवर्नमेंट है। और एक चीज ध्यान रखनी है जिंदगी में, कोई भी इंसान हो, कोई भी देवता हो, जब आपके पास कोई टैलेंट है और उस टैलेंट से आप निखरते हैं, लेकिन जिस दिन उस टैलेंट में अहंकार आ जाता है, वही टैलेंट आपकी बर्बादी की वजह बन जाता है। और मैं ये दिन नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी में वर्टिकल फॉल आएगा, कोई गवर्नमेंट दूसरी कौन सी आती है मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और दूसरा अभी दुख की बात यह है कि आज की डेट में हमारी हालत, देश के बड़े इकोनॉमिक्स ने मिलकर अभी सर को बताई थी पीएमओ को कि हम श्रीलंका की ओर जा रहे हैं। वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस हमारा होने वाला है, तो इस देश को बचाना चाहिए, ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और आपकी चैनल बार बार वीडियो मुद्दा उठा रही है, और खास करके आपने जो आज वीडियो दिखाया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हर चैनल को, मीडिया को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। और आज देश की जो परिस्थिति है उसमें एक ही चीज की जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए आप, देश का युवा धन कहाँ जा रहा है, पूरे दिन क्या कर रहा है, क्योंकि नौकरियां है नहीं थी, उनकी चली गई। और मैंने आज भी हमारे जैन समाज में बोला कि हमारे जैन समाज के 40% मिडिल क्लास लोग आज नौकरी करने लगे, अपनी दुकान बंद करके, क्योंकि इन्होंने बताया ऐसा स्ट्रक्चर जो है टैक्स का वो भी बहुत खराब है। अब जीएसटी देखिए, जीएसटी मतलब क्या है, एक ही लॉट होना चाहिए, 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सरकार कोई 28% तो ये। और एक्सपोर्ट के लिए जरूर कदम लेने चाहिए, एक्सपोर्ट लाना, दूसरा कैपिटल मार्केट के लिए भी रिफॉर्म्स लाने चाहिए। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स खत्म किया था उसके बाद फ्लो आ रहा था, ये सरकार ने आके ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स डाल दिया, जिससे कोई आमदनी बढ़ी नहीं है सरकार की, लेकिन कैपिटल मार्केट में करोड़ों का नुकसान हो गया। तो उर्वीश भाई गुलाब जामुन की बात करें, आज जरूरत रोटी की है तो हम रोटी की बात करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री जी को कि थोड़ा देश में ध्यान दीजिए, दूसरा अभी घूमने का थोड़ा बंद कर दीजिए और देश की ओर ध्यान दीजिए, और देश के छोटे से छोटे नागरिक को रोटी सब्जी मिल जाए, वही बहुत है। जी जी, उर्वीश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो आपका आज का जो प्रश्न है, जब डॉलर के सामने रुपये में रिकॉर्ड गिरावट, जी जिम्मेवार कौन है? हम जी, ये युद्ध की परिस्थिति के हिसाब से सारे जी, लेकिन फिर दुनिया की 2018 में जो 70 सबसे के बड़ी करीब आयात- पहुंचा था वो क्यों पहुंचा था? तब तो युद्ध नहीं था, तब तो कोरोना भी नहीं था। सबसे बड़ी आयात, आप सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमें भी दीजिए। जल्दी हमारी बात नहीं कि हर क्रूड ऑयल के प्राइसेस के हिसाब से जो है वो फैक्ट है, उसे हमें कंट्रोल करना है। लेकिन हम जब जनमानस के सामने, जब विश्व के सामने हमारा रुख रखते हैं, तो हम ये बात क्यों नहीं करते हैं कि पाउंड जो है, पाउंड के सामने हमारा रुपया मजबूत हुआ है, यूरो के सामने हमारा रुपया मजबूत हुआ है। हम क्यों बैलेंस्ड बात जी, नहीं लेकिन करते हैं? पेट्रोल डीजल हम की क्यों कीमत में एक तो आप तरफी पाउंड बात या करते हैं? ग्रेट हम क्यों ब्रिटेन नहीं राष्ट्र के दिखाते ना, कोर्ट में बात तब तो करते हैं? डॉलर ही आ जाता है। हम कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन करके अपना पॉलिटिकल व्यू आगे करते हैं, राष्ट्र का व्यू पीछे कर देते हैं। पाँव के सामने हमारी मजबूती हम विश्व की दिखा दें। जी उर्वीश जी,
पर प्राइस स्टेबल कब होगी? चलो और रुपया रेट गिरता तो की दिखा दिया, आप बढ़ेगा देखो तो कैसे? दुनिया की व्यवस्था तरह से चलती, महंगाई कंट्रोल की रहती है, तब रेट बढ़ाते जा रहे हैं। रिजर्व इंडिया ने पिछले 4 सालों में रेट की स्थिरता बरकरार रही थी। मॉनेटरी कमेटी की 60 में आदमी के कारण आम आदमी महंगाई बढ़ने के कारण टाइटनिंग करना पड़ता है। वैश्विक अर्थशास्त्र का नियम है, दुनिया से बड़ी इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने भी अपने फेड रेट जी बढ़ा दिए हैं कि इन्वेस्ट लॉजिकल एक स्टेप लिया बढ़ोतरी की। जी आपके और यहाँ पर पल्लवी जी आना चाहूंगी। मुद्दा आज इसीलिए यहाँ पर लिया है कि रुपया मजबूत कब होगा? गिरता हुआ तो हम लगातार देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है या कोरोना काल या रसिया यूक्रेन की बात है। हमने तो 2018 में भी देखा है 70 के अराउंड। सही बात है। और ये जो रीजन उसने बताया, मोदी जी आपकी आवाज ठीक से हम नहीं सुन पा रहे, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप एक बार लॉग इन कीजिए, फिर मैं आपकी ओर आऊंगी। पल्लवी जी आपसे आंसर लेते हैं। जी एक्चुअली बहुत सही बात है कि पहले जो जिस तरह से एक्सपोर्ट होता था हमारा, और इन कंपेयर में ये बहुत उसने सही बताया कि यहाँ से जो भी है हमारा जो धन है वो बाहर जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैं पर्सनली बोलूँ तो देयर आर सो मेनी रिलेटिव्स के पहले क्या था यूएसए में कि अगर आज से बिफोर आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 7 to 8 years आई थिंक सो, कि वहां पर अगर 3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो तो पूरे फैमिली को यूएस का वीजा मिल जाता था। एंड आई नो दैट पर्सन पर्सनली कि जिसने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया यहाँ से चले गए। द रीजन इज कि यहाँ का हमारा जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर DTI DT 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स, प्लस प्रोफेशनल टैक्स, प्लस किसान का जो टैक्स लगा था वो अभी कोरोना, यानी हमारा जो टैक्स का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर सिंपल 10,000 15,000 12,000 सैलरी में से 200 रुपया प्रोफेशनल टैक्स कटता है। पता नहीं गवर्नमेंट ये सब पैसे का क्या करती है, किस तरह से मैनेज करती है, दैट आई डोंट नो। लेकिन हमारी ये इसकी वजह से यहाँ से सब लोग बाहर जा रहे हैं, दिस इज अ फैक्ट। तो इससे अच्छा है कि देश में कुछ ऐसा करे कि बाहर की कंपनी कमाने की बजाय या तो कुछ ऐसा करो कि हमारा ही कुछ, यानी जिसने ये स्टार्टअप इंडिया जो किया था बहुत अच्छा कंसेप्ट था, और उस टाइम में बहुत खुश हुई थी कि चलो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स जो बीजेपी ने, लेकिन अभी ठीक तरह से इम्प्लीमेंट उसका नहीं हुआ। क्योंकि जिसके पास 3 साल के रिटर्न नहीं है या जिसके पास अभी 20% उसका मार्जिन मनी नहीं है, तो दे कैन नॉट स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो यहाँ पर अभी जो यंग जनरेशन है वो क्या सोच रही है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है उसका, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो दे कैन नॉट स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो ऐसा कुछ करो ना। मैं तो ऐसे बोलती हूँ, मुझे तो कई बार यानी ऐसा ख्याल आता है कि जितने भी अच्छे अच्छे जो पॉलिटिशियन है वो सब मिलाकर देश के बारे में क्यों नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि चलो कांग्रेस में ये है, बीजेपी में ये है, आम जनता ये आप में ये है, ऐसा नहीं है। जो पूरी एक कमेटी में सबका ओपिनियन लो कि भाई हाउ टू इम्प्रूव अवर सिचुएशन। अभी जो लोग सब सहन कर रहे हैं, ये बीच में आप जो आरबीआई ने बोला कि आरबीआई ने जिससे रेपो रेट बढ़ाया था ड्यू टू इन्फ्लेशन, अभी रेपो रेट बढ़ने से 2 बैंक का मैंने न्यूज में पढ़ा कि उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट उसने बढ़ा दिया। भाव सब बहुत बढ़ गए थे। अभी भाव क्यों बढ़े? क्योंकि कंपेयर टू अभी और एक इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत की डिमांड एंड सप्लाई जी, इसमें डिमांड बहुत थी, सप्लाई कम था, इसलिए प्राइस वो हाई हो गई। तो ये जो हमारा देश है अभी इसमें इतना सब कुछ चल रहा है कि आम आदमी का जीना हराम हो गया है। तो ऐसा कुछ करो ना कि यहाँ से पैसा बाहर ना जाए। सेकंड थिंग,
कि बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, वो भी दिखावे के लिए नहीं, यानी ऑन पेपर मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये देखना है कि भाई कौन सी कंपनी यहाँ पर आई, उसने किस तरह से बिजनेस किया, और उसकी जो हमारा जो टैक्स का स्ट्रक्चर इसके हिसाब से उसने पैसा भरा या नहीं। वरना आज यंग जनरेशन की मेंटालिटी, बिकॉज आई एम टेकिंग द लेक्चर्स इन MBA कॉलेजेस, ये जो यंग जनरेशन की अभी जो मेंटालिटी है ना, वो सब लोग वही बोलते हैं कि मैडम यहाँ इंडिया में क्या रखा है। अभी उसको समझाते समझाते मेरी हालत खराब हो जाती है कि जो भी है वो इंडिया में ही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया हमारा यानी कंट्री अच्छा नहीं है, बहुत पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कुछ ऐसे नीति बनाओ कि जैसे टैक्स का स्ट्रक्चर हमारा सिंपल हो जाए, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज लेमन जो है जिसकी सैलरी 25 to 40,000 के बीच में है, तो वो रोटी दाल चावल 2 टाइम ठीक से खा सके। थर्ड वन इज पेट्रोल डीजल का दाम अगर कंट्रोल हो गया तो अपने आप ये पूरी इकोनॉमी यानी पूरी के जो भाव है हमारा वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट को इस तरह से सोचना चाहिए कि भाई ये कांग्रेस वाला है उसकी बुद्धि नहीं होगी या आप वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज होता ही है। तो ऐसी कुछ कमिटी बनाकर ऐसा कुछ डिस्कशन निकालो कि जिससे हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, वरना आज के बाद 3 साल 4 साल के बाद जी 4 साल के बाद ये हमारी इकोनॉमी की हालत देखना हम लोग बिल्कुल श्रीलंका के जैसे हो जाएंगे। जी जी उर्विश जी। हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं अभी भी। जी मुझे किसी का वॉइस क्लियरली आ नहीं रहा है, इसलिए कि आई एम नॉट एबल टू मेड बाय माय फेलो पैनलिस्ट। लेकिन आ रहा हूँ कि हमारी जो प्राथमिकता ये है वो महंगाई को कंट्रोल में लाना, आम आदमी तक चीजें जो है वो सही कीमतों से जाए, इसका प्रावधान करना वो हमारी प्राथमिकता है। इसी के लिए सारे विश्व में जो परंपरा से होता आया है तो रेट बढ़ाते हैं, उससे वो लिक्विडिटी को टाइट करते हैं, तो उससे कीमतें पे उसका इम्पैक्ट होता है। उसी भावना के साथ हमने 40.4% टर्म्स में होता है वो बढ़ाया है, क्योंकि हमें फिजिकल लिक्विडिटी जो है उसका थोड़ा टाइटनिंग करना जरूरी था, कि उसी के कारण से हम कीमतों को स्थिर रख सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से युद्ध परिस्थिति है, जिस तरह से विश्व सैंक्शंस में अभी है, से हम आगे जाएंगे तो ये इन्फ्लेशन है वो बढ़े और भी अच्छा था, उसको हम रखने की जरूरत थी। और उसके लिए सबसे पहले और दर को कम करने की शास्त्र में सीधी बात यह है, हम युद्ध की स्थिति हमारा जो है, हमारी जो क्रिया है वो सराहनीय भूमिका रही। हम संवाद के माध्यम से युद्ध को सुलझाना चाहते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, हमने नहीं किया है, किसी को शस्त्र नहीं दिया है, किसी को युद्ध कर, हमने शांति के लिए संवाद की बात की। उसी की वजह से आज धीरे धीरे करके यूएशन भी हो रही। तो हमारे प्रयत्न को भी देखना है, हमारी आप इम्पैक्ट जी को तो उसका लगता है उर्विश जी का नेट खराब होने की वजह से हम ठीक से उनसे सुन नहीं पा रहे, क्योंकि उनका कनेक्शन बार बार लूज हो रहा है। जी जी क्लीन पिक्चर है वो जी। हमें देखना है, हमारी भूमिका क्या रही है, हमारी राष्ट्र भावना क्या रही है, किसके लिए काम कर रहे हैं वो हमें देखना है, और उसी दिशा में हम क्या आगे बढ़ रहे हैं। वो वैश्विक स्वीकृति उनको है, राष्ट्रीय स्वीकृति है, जनमानस में स्वीकृति है। कभी किसी 100% किसी को लोकतंत्र में प्लीज नहीं कर सकते, तो इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट इम्पैक्ट हुआ हो, लेकिन उसके सामने एनआरआई सेंटीमेंट है, उसके सामने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का सेंटीमेंट है, उसके सामने इन्फ्लेशन कंट्रोल का सेंटीमेंट है, कीमतों का सेंटीमेंट, तो सारे पहलुओं को बैलेंस
वो हमारा जी ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, ये जी राष्ट्र एक युद्ध के कगार में हम जी, आके लोगों सारा की विश्व भावनाओं पर खड़ा भी हुआ है। ध्यान तो देना उतना ही। आम आदमी की गुजराए वो हमें देखनी है। जी, आपकी और वासुदेव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। चलो प्रयास मान सकते हैं, लेकिन फिर भी मेक इन इंडिया, जैसे यहाँ पर पल्लवी जी भी बता रही थी कि चलो हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो सारी पॉलिसी लाए थे, लेकिन कमी कहाँ रह गई। चलो एक विचार तो अच्छा आया, लेकिन वो पूरी तरह से लागू हम क्यों नहीं कर पाए, या फिर कहीं ना कहीं वहां पर भी भ्रष्टाचार आ गया, जिसकी वजह से अच्छी पॉलिसी भी खुद का काम नहीं कर सकते। ऐसा है कि प्रत्येक देश को अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कोई फील्ड होता है। मान लीजिए अमेरिका है तो शस्त्रों के आधार पर चल रहा है। और वैसे भारत का बैकबोन क्या है? भारत का बैकबोन कृषि है। जी और यहाँ की जो पॉलिसी बनी है कि 56% से जो लोग वहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इनको 36 पर लाने के लिए जो हमारी पॉलिसी बनी है, तो ये कृषि को चौपट कर रहे हैं। और चौपट कैसे हो रही है? तो मान लीजिए गुजरात में जो पानी, डैम में जो पानी का संग्रह होता है, जी उसमें से 14-15% सिल्ट जो डिसिल्टेशन नहीं किया है, इसकी वजह से पानी इतना कम हम रोक पाए हैं, तो ये पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये जो कृषि को चौपट करने पर, कृषि ही हमारा आधार है हमारी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। दूसरी बात, हमारा जो जीडीपी है आमतौर पर 200 लाख करोड़ के आसपास रहता है। हमारा जो परचेज पावर पैरिटी है वो 1000 लाख करोड़ का है। यानी हमारे देश में ऐसी चीजें बेची जा रही है जो चीज हमारे देश के लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जी एक कोई भी चीज बनाने के लिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज, 5 चीजों की आवश्यकता रहती है। तो पहला है टेक्निकल नो हाउ है, दूसरे हैं पैसे हैं, तीसरा है जो संपदा है, चौथा प्लांट एंड मशीनरी है, और पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि हमारे देश की जो टैलेंट युवा है, इनको ये जो स्टार्टअप है, ये सारी चीजें है ना, वो तो एक गोल घुमाकर पैसे बनाने वाली चीज है। यदि ये 5 चीज इनके हाथ में थमा दो, अपने आप देश का जीडीपी है 200 लाख करोड़ से अपने ही देश में 1000 लाख करोड़ का बन जाएगा। तो ये जो देश को ऊपर उठाने के लिए, इकोनॉमिकली उसको बूस्ट करने के लिए जो स्टेप की आवश्यकता है, इनसे उल्टे जा रहे हैं। कृषि को बूस्टअप करने से ही अपना देश, क्योंकि हमारा देश का बैकबोन ही कृषि है। यदि कृषि, मान लीजिए कोरोना में कृषि ने है तो हमें बचाया, और कृषि के आधार पर बाकी के जो हमारे यहाँ जो उद्योग हैं, जैसे डायमंड है, जिसकी वजह से हम फॉरेन से जो एक्सपोर्ट करके जो पैसे कमा सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करने चाहिए। इनकी वजह से हमारा जो टेक्सटाइल उद्योग है, वैसे वैसे वो भी अभी ये जो कमा कर लाता था वो डल हो गया है। ऐसे जो चीजें हैं जिनकी वजह से हम एक्सपोर्ट करके पैसे ला सकते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट वाला जो एरिया है, अब सब्सिडी देकर एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, तो पैसे देश में कैसे आएंगे? आपको आपका जो है सब्सिडी दिया, एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नेगेटिव ही होता है। तो जब अपने दम पर कोई प्रोडक्शन कार एक्सपोर्ट करेगा और पैसे कमाकर देश में लाएगा, तब ये जाके होने वाला है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो शासक के, और दूसरी जो चीज है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है ना, वो ये जो है ना, हमारे जो यहाँ जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो कैंडिडेट तय होते हैं वो तो पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि लोग वोट करते हैं और सरकारें बनती है, लेकिन प्रत्याशी तय करने का काम तो पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो जनप्रतिनिधि होता है, तो जनप्रतिनिधि होता नहीं है, वो तो पार्टी का प्रतिनिधि होता है। और पार्टी जो कहती है वैसा यदि मैंडेट के आधार पर नहीं किया, उसको करना ही पड़ता है। इसलिए ये जो हमारा यहाँ का स्ट्रक्चर, इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अपने धंधा, अपना रोजगार के लिए जो करना पड़ता है वो कर नहीं पा रहे हैं और विदेश जा रहे हैं। तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सम्राट, आज तो हमारे देश में सम्राट पैदा हो रहे हैं। एक बार वोट कर लिया तो सारे डिस्क्रिशनरी पावर इनके पास चले जाते हैं, तो लोग तो अर्जदार हो जाते हैं। तो एक भिखमंगे के रूप में देश का नागरिक जी रहा है, पर अधिकारी लोग परेशान कर रहे हैं। अधिकारी जैसे अपने डिस्क्रिशनरी पावर से चल रहे हैं, इसलिए लोग हैं वो अपने उद्योग चला नहीं पा रहे हैं, विदेश भाग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूं कि ये जो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, उस व्यवस्था से
व्यवस्था से भागकर जा रहे हैं कि ये व्यवस्था ऐसी है कि आम आदमी, साधारण आदमी, नीति से चलने वाला व्यक्ति बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ की शासन व्यवस्था में भी सुधार चाहिए। यहाँ का जो बैकबोन है, कृषि है, बाकी डायमंड वगैरह जो उद्योग है, इस बैकबोन पर जो यदि आधार बनाया जाए तो अपने आप देश तरक्की कर सकता है। यदि ये आर्थिक रूप से हमारी तरक्की बढ़ गई तो अपने आप है जो गिरावट रुक जाएगी और हम स्ट्रांग होके, रुपया स्ट्रांग होके बाहर आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें शासक के अपने शासन करने के तरीके पर आधारित है। इसलिए ये देश गरीब नहीं है। इस देश में जो धनपति, कुछ धनपति लोग पैसे वाले हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? सरकारी कंपनियां बेची जा रही, कौन सी? जो मुनाफा दे रही है। जो घाटा कर रही है वो तो सरकार अपने पास रख रही है। तो सरकार का इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो रहा है तो विदेश से डेब्ट लेना पड़ता है, तो अपने आप ये आर्थिक रूप से गिरावट आ जाएगी। इसलिए जो सरकार कर रही है वो सारे मुद्दे नेगेटिव जा रहे हैं। तो इसके बारे में एक बार सरकार जो है, सरकार में जो भी पार्टियां चल रही है, इनको सोचना चाहिए। आजकल तो क्या हो रहा है, राज्य स्टेट भी डेब्ट बढ़ा रहा है। गुजरात का आप मान लीजिए, जब केशुभाई पटेल थे तो 18,000 20,000 करोड़ का डेब्ट था, आज 3.5 लाख करोड़ हो चुके हैं और 2 साल में बताया जा रहा है कि 4.5 लाख करोड़ हो जाएंगे। तो इतना देश भर में जो राज्य है, देश खुद, राष्ट्र खुद डेब्ट ले रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में ले रहा है और हम अपेक्षा करें कि हमारा रुपया है वो गिरे नहीं, तो ये संभव नहीं है। जो इकोनॉमिकली जो होने वाला है वो कोई सूत्रोच्चार से होने वाला नहीं है, बड़े बड़े भाषण देने से इकोनॉमी बचने वाली नहीं है। इस देश में इकोनॉमिस्ट हो चुके हैं। चाणक्य ने जो इकोनॉमिक दिया, ये तो शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज है, इकोनॉमिक कोई अलग चीज नहीं है। और उसने जो व्यवस्था दी थी 2000 साल तक करी और ये पूरे विश्व में भारत का डंका बज गया। तो आज क्या हम ऐसी कोई आर्थिक व्यवस्था के रूप में ऐसी पॉलिसी नहीं ला सकते हैं? बात करते हैं हम चाणक्य की और बात करते हैं चंद्रगुप्त की, और हमारी जो पॉलिसियां है वो तो इनके बिल्कुल खिलाफ जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस देश को इन पॉलिसियों को सुधारने की आवश्यकता है। यदि पॉलिसी सुधर गई तो संसाधन तो हमारे पास है ही, तो संसाधन के आधार पर हम बढ़ सकते हैं। तो ये समस्या है, ये राजकीय दलों ने ही पैदा की है और आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि प्रत्याशी तय करने का काम भी इनके पास है। इसलिए लोग जनप्रतिनिधि है ही नहीं, इसलिए वही लोग जिम्मेवार है और उसको बदलने के लिए भी इनकी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी वो ठीक तरह से निभाए, ऐसी अपेक्षा देश के लोग रख रहे हैं। हम मैं भी रख रहा हूँ कि आप एक बार प्रतिनिधि के रूप में आए हैं तो आप इनको जरा ठीक करिए, अपने आप देश ठीक होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से रुपया तेजी से गिरता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया आज 77.40 के पार तक पहुंच गया। मुद्दा ये है कि क्यों रिकॉर्ड ब्रेक स्तर पर ये रुपया गिर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कारण गिन ले या फिर हम शायद ऐसा भी सोचे कि कुछ पॉलिसी जिसकी वजह से भी रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जिसमें भी सुधार की आवश्यकता है। साथ ही अगर हम इसके उपाय की बात करें, अर्थतंत्र को मजबूत करने की बात करें, तो मेक इन इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो, काफी अच्छे प्रोजेक्ट, लेकिन ये चल क्यों नहीं पाए, या फिर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया और टैक्सेशन या कुछ पॉलिसी शायद उसी चीज को खा गई जो शायद हमें आगे ले जा सकती थी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि आक्षेप प्रति आक्षेप नहीं काम आएंगे, लेकिन काम आएगा कि हम एक स्ट्रेटेजी से चले, वन डायरेक्शन में चले, जिसमें सारे ही देश भर के नागरिक भी साथ हो और सारी ही सरकारें, पॉलिटिकल पार्टी भी साथ में हो। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।